इसके बाद हमारे पास जो है वो रानुलाजीन आती है। इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इनहिबिट्स द लेट फेज ऑफ सोडियम करंट देयर बाय रिड्यूसिंग डायस्टोलिक वॉल टेंशन एंड ऑक्सीजन कंजप्शन डज नॉट अफेक्ट हार्ट रेट। ये हमारे पास हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर को जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करती है, बट ये है कि सोडियम की जो सोडियम करंट है ना उसको इनहिबिट कर देती है, उसकी फेज़ जो है वो लेट कर देती है, ताकि हमारे पास जो है वो डायस्टोलिक वॉल टेंशन जो है वो कम हो जाए और ऑक्सीजन की कंजप्शन भी हमारे पास कम हो। क्लिनिकल यूज़ जो है ये हमारे पास इंजाइना रिफ्रैक्टरी टू अदर मेडिकल थेरापीज़, ये इंजाइना में या फिर अदर मेडिकल थेरापीज़ में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। इसका एडवर्स इफेक्ट जो है कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, हेडेक, नॉइज़िया वगैरह है। फिर हमारे पास मिलनीरोन है। इसका मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सेलेक्टिव फोस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर जो है ठीक है। इन कार्डियोमायोसाइट्स में क्या होता है कि जब साइक्लिक एएमपी कम्युलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है तो हमारे पास जो है आइनोट्रोपी होती है, कोनोट्रोपी होती है। और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी हमारे पास जो है वो इस तरह से होता है कि साइक्लिक एएमपी एक्यूमुलेट होगी तो इनहिबिशन होती है हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिविटी, वो जो है वो इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जनरल वेजोडाइलेशन होती है। क्लिनिकल यूज़ ये ज़्यादातर हम जो शॉर्ट टर्म यूज़ है इसका एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में, और एडवर्स इफेक्ट इसके एरिथमियास होना शुरू हो जाते हैं, हाइपोटेंशन वगैरह होती है। फिर हमारे पास जो है वो बिट्रिल आती है। इसका मैकेनिज़्म ये है कि ये प्रिवेंट करती है। अच्छा, हमारे पास एक होता है नेप्रोलाइसिन। ये हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि इनकोड होता है मेम्ब्रेन मेटालो एंडोपेप्टाइडेज से, ठीक है, एमएमई जीन से। तो ये क्या करता है कि इसका जब हम यहाँ पे ये ड्रग यूज़ करते हैं ना तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि लेवल ऑफ पेप्टाइड्स जो है ना वो उनको इंक्रीज़ कर देता है। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड वगैरह होगी या फिर सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन होगी तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराता है और साथ में हमारे पास नेट्री यूरेसिस कराता है। प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, वो उसको डिग्रेड नहीं होने देता ना, उसको इंक्रीज़ होती रहती हैं वो पेप्टाइड भी, एंजियोटेंसिन 2 भी, सब्सटेंस पी भी। तो वेजोडाइलेशन इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है। इसका यूज़ जो है वो हम कहाँ किस तरह करते हैं कि हमारे पास हमेशा वाल्सरटान के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या, हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपरकैलेमिया होगा, कफ, डिजीनेस, ऐसी इनहिबिटर्स के साथ हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करें क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है वो एंजियोएडिमा हो सकता है। अब जो है वो हम लिपिड लोअरिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो हमारा कि किन किन डिजीज़ में जो है वो उनका यूज़ है और कहाँ कहाँ हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है जो ड्रग की क्लास आती है, क्लास वो हमारे पास HMG को एसिटाइल रिडक्टेज इनहिबिटर्स आता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 ड्रग्स आती हैं, लोवास्टेटिन और प्रवास्टेटिन। इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ HMG को एसिटाइल को टू मेवलोनेट, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर, डिक्रीज मोर्टेलिटी इन क्रोनिक आर्टरी डिजीज पेशेंट्स। हमारे पास इस तरह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए ना प्रिकर्सर्स यूज़ होते हैं, कोएंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम होता है, फिर उसके बाद हमारे पास HMG कोएंजाइम आता है, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है मेवलोनेट में। इसने कन्वर्ट होना होता है, यहाँ पे हमारे पास जो ये एंजाइम है ना रिडक्टेज, HMG को ए रिडक्टेज, ये यहाँ पे एक्ट करता है। तो फिर ये आगे जो है वो मेवालोनेट में कन्वर्ट होता है, फिर आगे ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में, फिर ग्रेनाइल में, फिर फार्सिनाइल में, और फिर सिक्वेलिन, और सिक्वेलिन से जो आगे हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको जो है वो इनहिबिट करते हैं। जब यहाँ पे हम इसको इनहिबिट करते हैं तो ये नहीं बन पाता, जब ये नहीं बन पाएगा तो ये सारा प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। तो हम जो है वो HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा कि LDL का लेवल जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बहुत कम कर देगा, HDL को इंक्रीज़ करेगा और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम कर देगा। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे पास ये होता है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, LFTs इंक्रीज़ हो जाते हैं, मायोपैथी होती है, ठीक है। जब फाइब्रेट्स और नियासिन वगैरह के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास पोटाशियम जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है और रेब्डोमायोलाइसिस भी हो जाती है। फिर हमारे पास दूसरा बाइल एसिड रेजन्स यूज़ करते हैं, इसमें कोलेस्टेरामीन, कोलेस्टिपोल, कोलेसिविलम है,
ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्रिवेंट इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड, ठीक है। बाइल एसिड को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। लीवर मस्ट यूज़ कोलेस्ट्रॉल टू मेक मोर, ठीक है। लीवर को जो है वो कोलेस्ट्रॉल वो यूज़ करना चाहिए करता है, फिर ही उस जो है मज़ीद बनाता है, लेकिन ये उस चीज़ को प्रिवेंट कर देते हैं। जब ये प्रिवेंट करते हैं तब भी एलडीएल कम हो जाएगा, एचडीएल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा एलडीएल हमने कम करना है। उसके बाद इसमें जे अपसेट हो सकती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स जो है वो भी हो सकती हैं, या फैट सोलबल विटामिन अगर ले रहे हैं तो उनकी माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होती है और साथ में हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होना होता है ना, ये उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एलडीएल कम होगा। हमारा मेन मकसद ये है कि हमने जो है वो एलडीएल को कम करना है, ठीक है। एचडीएल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करना है, और ट्राइग्लिसराइड्स कम होती हैं, ये कभी इफेक्ट नहीं भी होता। प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन एट स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर्स पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से ये रोकता है। इसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट कोई ख़ास नहीं है, डायरिया है, ठीक है, स्टिटोरिया है, और हमारे पास एलएफटीज जो है वो इंक्रीज़ होंगे, रेयरली इंक्रीज़ होते हैं। फिर हमारे पास फाइब्रेट्स आ जाते हैं। फाइब्रेट्स में हमारे पास 3 ड्रग्स आती हैं, गैम्फिब्रोजिल, बेजाफिब्रेट और फेनोफाइब्रेट। इसमें भी है एलडीएल हमारे पास क्या होता है कि अप रेगुलेट करता है ये, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स की क्लियरेंस ज़्यादा हो जाती है, और एक्टिवेट करता है हमारे पास पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को, ताकि वो एचडीएल की हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो सेंसेस है ना वो करवाएं। जब ये ज़्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो एलडीएल कम, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको इंक्रीज़ करवा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एलडीएल कम हो जाता है, एचडीएल ज़्यादा हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इनहिबिट लिपोलाइसिस को ये इनहिबिट करती है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इन एडिपोज टिश्यू रिड्यूस हिपैटिक वीएलडीएल सिंथेसिस, जिसकी वजह से कौन कौन सी हमारे पास ये क्या करती है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की सेंसिस को जो है वो कम कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रेड फ्लश्ड फेस है, ठीक है, विच इज़ डिक्रीज्ड बाय एनसेड्स वगैरह हम दे सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो प्लेग्रा हो सकता है। वैसे B3 अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारे पास हो जाए तो हमारे पास 3 Ds आते हैं, डायरिया, डेमेंशिया और डर्माटाइटिस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको यूज़ करें एज अ स्टैटिन या लिपिड लोअरिंग एजेंट के तौर पे, तो फिर ये हमारे पास ये सब काम तो करवाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ये आ जाएगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपर यूरिसीमिया करवाएगी। फिर हमारे पास आता है PCSK9 इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास जो है वो एलिरोकुमाब और एविलोकुमाब आते हैं। ये ज़्यादा जो है वो एलडीएल को डिक्रीज़ करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, एचडीएल को ज़्यादा करते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ इसमें हमारे पास वो एलडीएल रिसेप्टर की जो डिग्रेडेशन हो रही होती है ना उसको ही इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एलडीएल की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। रिमूव फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड से रिमूव हो रहा होता है ना, तो उसकी अमाउंट ही इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो माइल्गियाज हो सकते हैं, डिलीरियम होता है, डेमेंशिया हो सकता है, और कोई और न्यूरोकोग्निटिव डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। फिश ऑयल या फिर मेरीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जब हम यूज़ करते हैं तो एलडीएल स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, एचडीएल भी स्लाइटली होता है, और अगर हम हाई डोज यूज़ करें तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। believed to decrease free fatty acid delivery to liver and decrease activity of triglyceride synthesizing enzyme। जो ट्राइग्लिसराइड हमारे पास एंजाइम्स बना रहे होते हैं उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये नोज़िया वगैरह हो सकता है, या फिर हमें फ़िश लाइक टेस्ट जो है वो